चलो भैया, तो कल हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला पोर्शन शुरू कर दिया था और कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है जहां पर चीजों का ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों ही क्या होती है, एक साथ चल रही होती है। किस चीज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में, बोलो भाई, कौन सी चीजों का? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और क्या बनता है, एटीपी बनती है। पढ़ा करो भाई घर जाके, ऐसे क्यों कर रहे, ठीक है। एटीपी बनती है, किस चीज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का। और क्या बनता है, एटीपी बनती है। समझ में आ रही बात? तो ये हमने क्या देखा था, ये हमने कल देखा था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेलुलर फूड है वो कितने टाइप का, फूड का सोर्स क्या है हमारे। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ जगह पर ऑर्गेनिक एसिड्स भी देखने मिलते हैं। हमारी बॉडी सबसे पहले किसे कंज्यूम करेगी, कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद किसे कंज्यूम करेगी, लिपिड को। एट लास्ट किसे कंज्यूम करेगी भाई, प्रोटीन को कंज्यूम करती हुई नजर आएगी। और सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कहाँ देखने मिलेगी, वो लिपिड के अंदर होती है, फैट के अंदर होती है, ठीक है। और जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये भी आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात? उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन हमारी कितने टाइप का है, 2 टाइप के होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा प्लांट का भी जिक्र किया था। प्लांट का जिक्र हमने किया था कि प्लांट के पास में क्या रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करता है, यस। क्या उसके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, आंसर है नहीं। प्लांट के पास में कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता। कारण क्या है, सबसे पहला कारण तो यही है भैया कि हर एक पार्ट जो भी है प्लांट का वो अपनी देखभाल खुद करेगा, दूसरे पे डिपेंड नहीं करने का। दूसरा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो भी रहा तो बहुत थोड़ा होता है। तीसरा क्या होता है कि डिफ्यूजन ज्यादा दूर तक होना नहीं है, बहुत थोड़े डिस्टेंस तक डिफ्यूजन होना है, तो वो आसानी से हमारा क्या हो जाता है, इजीली हमारा हो जाता है। चौथा क्या है कि चौथा ये है कि जो पैरेन्काइम होते हैं उनके बीच में क्या मौजूद होते हैं, एयर स्पेस वगैरह वहां पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और कुछ हमारे स्टेम वगैरह भी होते हैं जिनके ऊपर बार्क होता है, बार्क के नीचे लिविंग सेल्स की लेयर होती है, और बार्क पर कुछ ओपनिंग होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन ओपनिंग को क्या नाम बोलते हैं, ओपनिंग का जो स्टेम के ऊपर पाई जाती है। स्टेम के ऊपर पाई जाने वाली ओपनिंग को कल एक लकड़ी बताई थी, उस पर निशान थे तरह तरह से। क्या नाम था उस ओपनिंग का, बोलो कौन? क्या एक बच्चे ने बोला, कौन बोला? अरे सही तो बोला था, कौन, क्या नाम दिया था? हाँ हाँ, एल से नहीं, कुछ नाम बोला किसी ने, लेंटिसेल। लेंटिसेल आई बात समझ में, ठीक है। तो भाई ध्यान पढ़ा करो यार घर जाकर, लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका, है ना, ठीक है। चलो भैया, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? चलिए, तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना। एक तो बना है हमारा किससे, ग्लाइको से, और दूसरा क्या है, लाइसिस। ग्लाइको फॉर ग्लूकोज और लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। क्या करा जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर जाएगा। अब ध्यान सुनो, कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहां पर क्या होता है भाई, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। और जिसके नतीजे पर आपके पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या बनते हैं, ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। किसके अंदर बनेगा भाई, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड और कहां जिक्र आया था पायरुविक एसिड का, C4 साइकिल के अंदर, याद आया। C4 साइकिल के अंदर जो मेसोफिल सेल होती है, याद आया, मेसोफिल सेल, वहां पर आपका क्या होता है, मेसोफिल सेल के अंदर जो आपका मैलिक एसिड होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो केल्विन साइकिल में चला जाता है, और मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। फिर वो पायरुविक एसिड क्या होता है, बंडल शीथ सेल से वापस, सॉरी, मेसोफिल सेल से कहां लाया जाता है, बंडल शीथ सेल के अंदर लेकर के आया जाता है, ठीक है भैया। उसके अलावा इसको हम ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या है, ईएमपी पाथवे। ईएमपी क्यों बोलते हैं, 3 साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, एमडेन, मेयरहोफ और परनास। समझ में आ रही बात? इन तीनों का नाम का फर्स्ट वर्ड उठाया और क्या नाम बना दिया इसका, ईएमपी पाथवे, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। समझ में आ रही बात? तो ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है भाई, ईएमपी पाथवे है, याद रखिएगा। कहां होगा, सेल ऑर्गेनल, मतलब किस जगह पर होगा, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनल की जरूरत ग्लाइकोलाइसिस को होने में नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एरोबिक हो, एनारोबिक हो, सबके अंदर ये प्रोसेस आपको देखने मिलेगा। क्योंकि लिविंग है तो साइटोप्लाज्म होगा, लिविंग नहीं है तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे आपको बात? तो इसीलिए क्या है कि कॉमन होगा एरोबिक और एनारोबिक के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ेगा भाई, ग्लाइकोलिसिस
होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का एक रफली आइडिया ये है आपका। यहाँ पर आपको क्या बनता है, यहाँ पर आपका ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं भैया, 2। क्यों बनते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में एक में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। इसे ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे भाई, 2 बनेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी सबसे पहला कहां पर होता है, सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन है, दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर है तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने मिलेगा, और एरोबिक में भी और एनारोबिक के अंदर भी। और इसका एक और नाम होता है ईएमपी पाथवे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। एम्डन, मेयरहोफ और परनास के नाम पर इसका क्या रखा गया है, ईएमपी पाथवे रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर बेटा जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है ना फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज जब ट्रांसलोकेट होना होता है किस फॉर्म में करते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में करेंगे बेसिकली। अरे करेंगे नहीं करेंगे भाई, फूड कहां बना, लीव्स के अंदर बना। अब वो केवल लीव्स तो यूज कर लेगी उसे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, किसके अंदर, कन्वर्ट करके सुक्रोज के अंदर। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस क्या है भैया, हमारा सुक्रोज होता है। अच्छा, सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, ये इन्वर्टर नहीं है। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं भाई, सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इसीलिए सुक्रोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा भाई, इन्वर्टेज एंजाइम होगा, जो कि सुक्रोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आनी पड़ेगी। देखो, ग्लाइकोलिसिस में जो आपका सुक्रोज है वो किसमें टूटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटा। अभी ध्यान सुनिएगा, किसके अंदर टूटा भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अब यहां पर थोड़ा सा इस साइकिल को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपके साइकिल में एनसीईआरटी ने एक हरकत कर रखी है, वो हरकत क्या है देखिएगा। देखो, मैं कह रहा हूं कि मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा है यहाँ पर सुक्रोज। क्या है भैया, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को एंजाइम कौन सा तोड़ेगा, इन्वर्टेज। किसके अंदर टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूटेगा। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ भैया, अगर हमें ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ कि फ्रक्टोज से मुझे डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में आसानी होगी कि डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने में आसानी होगी, खुद कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस की बात है भाई, यहां तो वापस सारा चेंज करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि ग्लूकोज तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता ही है, लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज है वो भी किसमें कन्वर्ट हो रहा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये एनसीईआरटी ने गलत लिख रखा। समझ में आ रही बात, कॉमन सेंस की बात है भाई, लेकिन हमें माननी क्या है, एनसीईआरटी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीजें क्या कर दी भाई, दोनों चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। और वो मेंशन क्या कर दी, वो मेंशन ये कर दी कि जो आपका फ्रक्टोज है ना वो किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये तो है हमारा एक्चुअल, लेकिन बट इन एनसीईआरटी फ्रक्टोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा भाई, स्टार्च। स्टार्च को सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़ेंगे किस फॉर्म में, ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज कहां एंटर करेगा भाई, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करता हुआ नजर आएगा। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई कहानी। देखो, ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की धज्जियां उड़ जाती हैं, घबरा जाते हैं सुन करके, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चलिएगा, मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, मल्टीपल स्टेप होते हैं उसके अंदर। और कल एक लाइन बोली थी कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं खास करके, इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। लगभग एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने भी स्टेप्स होते हैं आपके, वो सभी के सभी को कौन कंट्रोल करेगा, कोई ना कोई एंजाइम वहां पर जरूर इन्वॉल्व होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप प्रोसेस होता है भैया, 10 स्टेप इसके अंदर होंगे, हाईली एंजाइमेटिक होगी। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। केवल एक स्टेप ऐसा है जहां पर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज हर स्टेप में क्या मिलेगा आपको, एंजाइम देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात। और इसकी खूबी क्या है कि ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा, ना यहाँ पर CO2 का लिबरेशन हो रहा। समझ में आ रही बात, ना तो यहां पर ऑक्सीजन का खर्चा होगा, ना CO2 का क्या होगा, लिबरेशन होगा। भाई अगर CO2 का लिबरेशन तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में होगा ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा। अच्छा, ऑक्सीडेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पॉइंट ये है कि यहां पर ऑक्सीजन का ना तो यूज किया जाएगा, जिससे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, हमारा पायरुविक एसिड बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ये आपके ग्लाइकोलाइसिस के, मैंने एक ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है और उसमें मैंने मल्टीपल फोटोग्राफ आपके यूज कर रखे। क्यों यूज कर रखे, धीरे धीरे आप समझेंगे। देखो, अगर आप सारा एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो आप मारे जाओगे। समझ में आ रही बात। अगर आप सारा का सारा क्या करोगे, एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आप मारे जाओगे। तो अभी हम एंजाइम देखेंगे बाद में। एंजाइम का नंबर कहां आएगा,
बाद में। मुझे नहीं पता सर ये मेरे क्या एंजाइम है, ना मैं इसको जानने में इंटरेस्टेड हूं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं केवल टुकड़ों में पढ़ूंगा। किसमें पढ़ूंगा भाई? टुकड़ों में। जब भी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी ट्रिकी लगती हो तो उसे क्या कर दो, उसको टुकड़ों में पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको चीजें आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिएगा, तो सबसे पहले पिक्चर में कौन आता है? आपका ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट नहीं जोड़ा उसमें, ग्लूकोज का जो छठा कार्बन है उसमें क्या जोड़ा हमने? फॉस्फेट। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो हो गए, इस छठे कार्बन पर हमने क्या जोड़ दिया भाई? फॉस्फेट जोड़ा। तो इस फॉस्फेट के जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है जैद बता, क्या फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं? अरे अभी तो बोला। फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं जैद? जल्दी बोल, शाबाश। चल खड़ा हो, पीछे पीछे खड़ा हो जा, चल। यो बड़ी तसल्ली से, जैसा साधु आजकल कुंभ में चल रहे ना, और बेचारे ध्यान मगन है बिल्कुल करके, बहुत आराम से सो रहा था बैठा हुआ। ठीक है, और यही सेम रूल भाई तू भी ध्यान रखिए। अब्दुल सुभान, तुझे भी नींद के झुंडे लग रहे हैं, शानूर खड़ा हो तू भी, चल पीछे चल 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 चल। ये दोनों बंदे आज तक ऐसे हैं, किसी क्लास में अगर जाके भी हो, हाँ कितने तुम इंटरेस्टिंग, तुम कहानी, तुम मूवी में सो जाते हो, मूवी में भी सो जाओ भाई साहब। तू है असली सोतोराम, तू भाई तू नहीं सोता मुंह में, तो फिर तो वो है, कहने लगा भाई किताब खोलते ही नींद आ जाती है। खैर भाई एंजाइम मत पढ़ो भी, समझ में आ रही बात? हमें कंफ्यूज नहीं होना, एंजाइम भी देखेंगे निपटेंगे, लेकिन पहले समझो हुआ क्या। तो मैंने क्या बोला कि ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। इसमें और इसमें किस चीज का फालतू आया? फॉस्फेट आया। तो फॉस्फेट को ऐड करने को क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। कॉमन सेंस। अच्छा बताओ फॉस्फेट तुम कहां से ला सकते हो? सबसे आसान तरीका फॉस्फेट लेने का, एटीपी तोड़ के, आया ना? अगर मैं एटीपी को तोड़ दूं एडीपी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तोड़ूं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यानी यहां पर क्या खर्चा होगा? यहां पर हमारी एक एटीपी का खर्चा होगा, और क्या बनेगा? एडीपी बनेगी, और साथ ही साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के छठे कार्बन पर जाकर क्या होगा? जुड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? अरे कोई दिक्कत है? ये एल्डिहाइड वाली शुगर है, ग्लूकोज क्या है? एल्डिहाइड वाली शुगर है। इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? कीटोन वाली शुगर के अंदर। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो सेम ही है ना, सेम ही है। फर्क क्या है कि ग्लूकोज को आइसोमराइज कर दिया किसके अंदर भाई? फ्रक्टोज के अंदर। बुलेट किसकी है भाई? वो हाँ भाई, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कर लेंगे अपने काम यार, इधर ध्यान दो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है बॉस? कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। ध्यान से सुनना, दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। आइसोमर वो है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात? डिफरेंस इतना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक शुगर है, और ये कौन सा है? कीटोन वाली शुगर है। बाकी सारी चीजें क्या है? सब चीजें सेम है। तो ये ग्लूकोज 6 किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 6 के अंदर कन्वर्ट हुआ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज 6 किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 1,6। अभी तो केवल छठे कार्बन पे फॉस्फेट था, अब कहां पर आ गया सर? पहले और छठे पर। यानी ये हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट, ये हमारा कार्बन नंबर 6। एक और फॉस्फेट जुड़ा कि नहीं जुड़ा? फॉस्फेट के जुड़ने को क्या बोलते हैं भाई? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे भाई? फॉस्फोराइलेशन। और सबसे आसान तरीका एक और फॉस्फेट लाने का क्या है? एटीपी। तो अगेन क्या तोड़ दो भाई? अगेन एक एटीपी हमने यहां पर क्या कर दी भाई? तोड़ दी। अबे तोड़ दी क्या? अब ध्यान बताओ, देखो अभी भी 6 कार्बन चले नहीं चले, कार्बन 3 कर रहे हैं, तो अभी भी क्या है? 6 कार्बन। तो यहां से यहां तक कितनी एटीपी खर्च कर चुका हूं भाई? मैं 2 एटीपी तो खर्च कर दूं। अरे सर हम तो कह रहे हैं एनर्जी बनानी, तुम खर्च करे। अरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम कोई बिजनेस शुरू करोगे तो कमाने से पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो वो इन्वेस्टमेंट, वो खर्चा थोड़ा बहुत तो करोगे, नहीं करोगे? प्रॉफिट बाद में आएगा भाई। समझ में आ रही बात? पहले शुरुआत में क्या करेंगे? हम खर्चा करना पड़ेंगे। तो याद रखिएगा। तो क्या बना हमारा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है। इजी लग रहा है भाई अभी तक यहां तक? देखो हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को क्या कर दिया गया? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ने 3-3 कार्बन के 2 अलग अलग कंपाउंड बना लिए। क्या बना लिए? 3-3 कार्बन के 2 अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, और वे क्यों बने? क्योंकि इन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो था एक पागल हो गया था, और पागल की किसने क्या मार दिया? धप मार दिया। चांटा नहीं बोलना, धप। क्या बोलना? धप। अब जैसे क्या लगा उसके? धप लगा। तो पागल था वो, पागल हो गया, तो धप अलग हो गया, और पागल क्या हो गया? अलग हो गया। यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, G3P। इसी को हम क्या बोलते हैं? PgAl। भूल गए क्या? याद है ना पागल? फॉस्फोग्लिसराइड।
3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, याद आया। और इसके अलावा ये और क्या बनता है, 3 ही कार्बन का बनता है धप, दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, आइसोमेरिज्म है। ध्यान सुनिए, दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोमेरिज्म। तो 6 कार्बन की चेन आकर क्या करी, टूटी। देखो ये आपका क्या है, ये आपका पहला स्टेप है, हाँ या ना, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, क्लियर है, अरे सही चल लेगा हम, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरे से चौथा, समझ में आ रही बात। तो क्या लगा, ये धप किसके मारा, पागल के, धप अलग और पागल अलग। अब ये पागल 3 पागल है, ये धप अलग हो गया, 3 कार्बन की 2 चेन क्या हो गए भाई हमारी, अलग हो गई, दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म है। ध्यान सुनिएगा, तो अभी किसी पे फोकस मत करना, अभी केवल आप पागल पे फोकस करो। क्या है भैया, पागल। याद करो, मैंने आपको बताया था जब क्या पढ़ा रहा था भाई, मैंने आपको बताया था रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस बताया था, कहीं पर जिक्र आया था क्या रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस का, है कुछ याद, थोड़ा बहुत आया था एक जगह पर जिक्र। हाँ भाई, किससे पूछूं, सुभान, मेरे पीछे भी बढ़ गया, हाथ हो गया। कहां जिक्र आया था रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस का, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। कोई बड़ा सा साइकिल आया था निकल के, कुछ बड़ा सा साइकिल था। पागल कहां बना था, अबे भाई केल्विन साइकिल में 12 मॉलिक्यूल पागल के बने थे, नहीं बने थे। और पागल से 10 कहां चले गए थे, आरयूबीपी बनाने में 2 कहां चले गए थे, ग्लूकोज बनाने में। वो पागल किससे बना था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना था। एसिड से क्या बना था, एल्डिहाइड बना था। रिडक्शन हुआ था, नहीं हुआ था, तो यहां पर उसका उल्टा चलेगा। तो पागल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनाएगा भैया, ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरॉल। देखो 2 फॉस्फेट चल रहे, नहीं चल रहे पहले से, यहां पर 2 फॉस्फेट चल रहे, तो 2 फॉस्फेट चलने पर अब हुआ क्या देखेगा, ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें एक और यहां इस वाले स्टेप में ना कई सारे काम होते हैं। इस वाले स्टेप में ना, यहां पर इस वाले स्टेप से जब यहां पर जा रहे तो कई सारे काम होते हैं एक साथ। सबसे पहला काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो ये धप को छोड़ दो, धप पे फोकस नहीं करना अभी आपको, अभी केवल किस पे फोकस करना, अभी केवल पागल पे फोकस करना। G3P को हम क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं। अभी केवल किसको फोकस करना, पागल। सबसे पहली बात, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात है। तीसरे कार्बन पर पहले से ही है, एक तो हुआ कि इसका क्या हुआ, इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बोलेंगे ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक तो यहां से यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, सर एक ही तो 3 पागल ही तो है, ये क्या हो गया 1,3 बिस पागल, यानी कि क्या हुआ यहां पर एक और फॉस्फेट ग्रुप लगाया, तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हुआ, यहां पर फॉस्फोराइलेशन भी हुआ। समझ में आ रही बात, ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हुआ, यहां पर फॉस्फोराइलेशन भी हो। तो फॉस्फोराइलेशन से पागल में कितना है, 2 आए, और ऑक्सीडेशन होकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसके अंदर जो इसमें 2 तुमने जोड़े इस एसिड के अंदर से, ये एक को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये 2 फॉस्फेट जुड़ गए ना, जुड़ गए, देखो 2 फॉस्फेट जुड़ गए, नहीं जुड़ गए, इसमें से 2 में क्या किया, इसने एक को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जो तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट था, अगले स्टेप में से तीसरे से कहां पर ले आए, वो दूसरे कार्बन पर ले आए। कुछ भी तो चेंज नहीं करा, आ रही बात समझ में, तीसरे से किस पे ले आए, दूसरे कार्बन पर ले आए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ग्लिसरेट बन गया। इसी की इनोलेट फॉर्म क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीईपी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। याद आया नहीं आया, ठीक है, तो ये क्या बनता है, पीईपी बनता है, और पीईपी से अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन जाता है हमारा, ये फॉस्फेट भी क्या हो गया हमारा, अलग हो गया, वो क्या बन गया हमारा, पाइरुवेट बन गया। समझ में आ रही कि नहीं यार। अब आप बोलो सर यहां तक तो हमारी समझ में आगे के टूट के चले, लेकिन यहां पर 2 क्यों है। हुआ ये कि ये तो एक पागल की कहानी थी, लेकिन धप लगा, धप अलग था, पागल अलग था, दोनों एक दूसरे के आइसोमर थे, तो ये धप भी बाद में किसमें कन्वर्ट होगा, पागल के अंदर कन्वर्ट होगा, और सारा का सारा स्टेप क्या चलेगा भाई, सेम चलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्या तुम्हें पता लग रहा कि कहां से क्या बनता हुआ चला जा रहा। ठीक है, हम याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है बताओ जल्दी, सबसे पहले क्या है मेरा, ग्लूकोज। सबसे पहला क्या है मेरा, ग्लूकोज। उसमें क्या करूंगा मैं, एक फॉस्फेट जोड़ूंगा। क्या करूंगा, एक फॉस्फेट जोड़ूंगा। क्या बनेगा वो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद उसमें किसमें कन्वर्ट करूंगा मैं, फ्रक्टोज में कन्वर्ट करूंगा। क्या बनेगा वो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद में एक और फॉस्फेट जोड़ूंगा, क्या क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब इतना ज्यादा तुमने टॉर्चर कर दिया, आगे वो कुछ नहीं कर सकता, तो ज्यादा टॉर्चर करने पर आदमी टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूट जाएगा। तो टूटने पर आधा फॉस्फेट एक तरफ, एक फॉस्फेट एक तरफ, तो 2 बनेंगे, एक पागल और एक धप। अब ये जो पागल है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें मल्टीपल स्टेप चलेंगे। सबसे पहला इस पागल का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फॉस्फो
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होगा, एट द सेम टाइम यहाँ पर होगा भैया फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ये जो आपका जो 3 पागल है ये 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही बात? 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट वापस किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एक फॉस्फोराइल, एक यहाँ से फॉस्फेट बाहर निकला। अब देखो यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, एक बाहर निकला, तो मतलब एक फॉस्फेट कहीं बाहर निकला होगा, इससे क्या बनाई होगी, एटीपी बनेगी। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है भैया? तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 की जगह इसमें फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई, 3 से कहां चली गई, 2 पर चली गई, और ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और लास्ट में यहाँ पर ये फर्दर किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभी एंजाइम छोड़ दो, एंजाइम नहीं देखेंगे हम क्या है, ये हमारी एनसीईआरटी का है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 5-6 फोटोग्राफ यूज कर रखे, ग्लाइकोलाइसिस 5-6 बार समझाऊंगा आपको, एक बार नहीं समझाने का मैं, हालांकि पूरा हो ले ग्लाइकोलाइसिस, और मैं कह दूंगा मौका जाओ मेरा नहीं, लेकिन मैं 5-6 बार समझाऊंगा। देखो 6 कार्बन का क्या है, ग्लूकोज। जो मैं बोलूंगा केवल उसी पे ध्यान देना, फालतू ध्यान मत देना। ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, देखो पढ़ो मत, वही याद करो, धप और पागल। अब सर धप और पागल, तो देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला कि ट्रायोज फॉस्फेट, एक वर्ड यूज किया ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन की शुगर है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और एक वो क्या है, एक है आपका पागल है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा धप हो गया। समझ में आ रही बात? ये पागल को यहाँ पर G3P के नाम से यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्दर किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट होगा 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अरे आ रहा नहीं आ रहा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा, एसिड में कन्वर्ट हो रहा। तो यहां से यहां आने पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। अरे हो रहा नहीं हो रहा, यहां से आने पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। प्लस यहां पर एक ही फॉस्फेट है, यहां पे कितना हो रहा, 2 फॉस्फेट हो गए, तो मल्टीपल स्टेप हुआ कि नहीं हुआ? तो इस वाले स्टेप को ध्यान से रखिएगा, मल्टीपल स्टेप है यहाँ पर कई सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट ग्रुप हटाओगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। इस 3 की पोजीशन चेंज करोगे, क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और इस 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। अरे सर ये 2 भैया 2 यहां से चालू हुआ, देखो 2 यहां से चालू हुआ, इससे पहले नहीं है। क्यों चालू हुआ, क्योंकि सर जो यहाँ पर ये धप है ना, ये धप एक तो इसका हुआ, एक ये धप इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, बाकी सारी कहानी क्या चलेगी, सेम चलेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, सब 2 होता हुआ नजर आया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आप ध्यान सुनिएगा। चलो अभी मैं बता नहीं रहा हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा, और अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, चलो दोबारा बोलो। सबसे पहले क्या है हमारा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, अच्छा बिना देखे कोशिश करना बताने की, कहीं अटको तो देख सकते हो, लेकिन कोशिश करना बिना देखे बताने की। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या था हमारा, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, उससे क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया करे, बहुत बढ़िया परफॉर्म। अब ये लिमिट आ गई, मैक्सिमम आ गया। अब इसके बाद क्या होंगे, मैक्सिमम होने पे चीजें टूट जाएंगी। किसमें, धप और पागल। पागल बोले तो, अरे फुल फॉर्म तो बोल दो, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, आ रही बात समझ में। और धप बोले तो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। समझ में आ रही बात, दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। अब ये तो तुमने पागल बनाया, 3 पागल बनाया, इसमें क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात, क्या बनेगा, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वेरी गुड, उसके बाद एक बाहर निकाल लेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद पोजीशन चेंज होगी फॉस्फोग्लिसरिक की, कौन से कार्बन से, तीसरे से दूसरे पे। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और उसके बाद आपके पायरुविक एसिड। समझ में आ रही बात, अरे भाई क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कहां से क्या हो रहा, कैसे हो रहा। ठीक है, अब चलते हैं वापस की तरफ। देखो अब चलते हैं वापस की तरफ एक बार, और यहां पर देख सकते हैं आप कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, धप और पागल, पागल से फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, और ये आगे आ गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और लास्ट में क्या आ गया आपका पायरुवेट आ गया। ये भी हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, ये भी हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, और ये भी हमारे एनसीईआरटी का ग्लाइकोलाइसिस है, मेरी एनसीईआरटी का, मेरी किताब का है। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। अरे क्या कह रहे, हंस रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का चूरा बना दूंगा, ध्यान रखियो। ये जितने भी साइकिल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, कैल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल, C4 साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, सारों का चूरा बना के छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करने का, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, मास्टर ने कब्बों को बिल्कुल कचुम्बर बना के तुम्हारे सामने ला के रख दिया। अरे होगा क्यों नहीं होने का यार, हम कराएंगे यार, पर तुम साथ नहीं देते यार। समझ में आ रही बात, कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा यार, बताना पड़ रहा है कुछ करे, देखो कितनी मेहनत लग रही है, बताओ। अपनी एनसीईआरटी का फोटो भी निकाल के लगा दिया मैंने इसमें, मेरी राइटिंग है।
पहचान रहे? हाँ चलो खैर, आ जाओ अब चलते हैं वापिस की तरफ, फिर दोबारा से ऊपर चलेंगे, ठीक है, हमें अच्छा लग रहा चलेगा। अब ध्यान सुनेगा, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर, अच्छा अभी मैं एंजाइम नहीं बताऊंगा आपको, अभी मैं यहाँ पर प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? प्रोसेस, कि किस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर किस तरह से हुआ, इसी में आ जाइएगा दोबारा से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चलिएगा। चले, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। प्रोसेस क्या हुआ होगा यहाँ पर? फॉस्फोराइलेशन। अरे हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? मतलब किस चीज का एडिशन हुआ? फॉस्फेट। कहां से लाना सबसे आसान है? एटीपी से। तो एटीपी टूटा किसके अंदर? एडीपी के अंदर। साथ ही साथ क्या बना? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये फॉस्फेट किसमें जुड़ा? ग्लूकोज। कौन से कार्बन पे जुड़ेगा जाकर? छठे कार्बन पर। क्या बना है इसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से सुनना, अभी कितने एटीपी तोड़ लिए तुमने? केवल एक एटीपी तोड़ा। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। क्या यहाँ पर भी कोई एनर्जी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं? कुछ नहीं है, सीधा एंजाइम आएगा यहाँ पे अपना काम कर देगा, उसे हम बाद में देखेंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी अगेन यहाँ पर क्या कराया हमने? अगेन यहाँ पर बताओ क्या कराया? फॉस्फोराइलेशन कराया। और सबसे आसान तरीका फॉस्फोराइलेशन कराने का क्या है? एटीपी तोड़ो। एटीपी तोड़ूंगा, क्या बनेगा? एडीपी, यानी कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे सर एक तो पहले से ही है, एक में अलग लिया, इस बार कहां जोड़ूंगा मैं? पहले कार्बन पर। तो क्या बना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हाँ या ना? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है नहीं यार बात? इसके बाद ये क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा क्या? कि यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, धप आपका क्या हो गया? ये अलग हो गया। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये क्या हो गया आपका? ये अलग हो गया। ये 2 लिखने का मतलब क्या है? कि ये भी बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी तक कितनी एटीपी का खर्चा कर चुके हो आप? 2 एटीपी का। क्या किसी और चीज का खर्चा किया आपने? अभी तक नहीं किया। अब चलिए अब देखते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद में पिक्चर में कौन आता है? पिक्चर में आता है पागल। कौन आ गया भैया पिक्चर में? पागल। ध्यान सुनिएगा, ये पागल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट करना है तुम्हें? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। लेकिन प्लेन नहीं करेंगे, इसे करेंगे 1,3 बिस। समझ में आ रही बात? यानी कि एक ये 3 पागल है, एक फॉस्फेट इस पर जुड़ा हुआ है, तो एक इसे यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर करना पड़ेगा तुम्हें फॉस्फोराइलेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप बार बार इतनी एटीपी खर्च नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो यहां पर फॉस्फेट का सोर्स क्या होता है? H3PO4। यहां पर क्या होगा भाई? आपके फॉस्फेट का सोर्स होगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यहां पर एटीपी नहीं है सोर्स, यहां पर केवल क्या है? H3PO4। ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड से एसिड का बनना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या होगा भैया? एल्डिहाइड से एसिड का बनना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा? पागल का ऑक्सीडेशन हो रहा। तो मतलब किसी ना किसी का तो रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भाई, रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब सर यहां पर अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लूज करना इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो नहीं भूले ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही है। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भाई ये तो चीजें याद है ना आपके? समझ में आ रही बात? तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भैया। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी कि यहां पर एल्डिहाइड से क्या बना? एसिड बना। तो क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अरे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज किएगा। इलेक्ट्रॉन किस कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला तो होगा। और याद करो, मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक साथ चलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन जहां निकलेगा वहीं पर हाइड्रोजन भी जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कैरी होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये फोटोसिंथेसिस में आपको ऑलरेडी बताया था। अब ध्यान सुनिएगा, तो अगर इसने क्या छोड़ा? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ने एक हाइड्रोजन छोड़ दिया, वो हाइड्रोजन को रिमूवल ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? ये आपका ग्लिसरिक एसिड के अंदर। वो हाइड्रोजन कौन रिसीव करेगा? एक कोएंजाइम। और उस कोएंजाइम का नाम क्या है भाई? NAD। क्या नाम है भैया? NADP नहीं है, क्या है भैया? NAD है। वो NADP फोटोसिंथेसिस में है भाई, वो आ रही, वो केमिकल एनर्जी के मॉलिक्यूल है। तो NAD क्या करेगा? हाइड्रोजन रिसीव करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई? NADH2 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अभी टूटा को छोड़ दो, ये टूटा है इन्हें छोड़ दो भैया, NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? तो 2 काम हुए। अच्छा, NAD ने क्या जोड़ा तुमने? हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ यहाँ पर? NAD का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहाँ पर? पागल का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 2 इवेंट एक साथ यहाँ पर हो रहे। तो ये क्या हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन के लिए क्या आया यहाँ पर? H3PO4 पहली बात। दूसरा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब इसमें कन्वर्ट करोगे आप, उसमें क्या बना आपका? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने में आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा, जो कि यहाँ पर क्या होता है? NAD होता है। ये हाइड्रोजन को रिसीव करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADH2 के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। ये एक कोएंजाइम है। क्या है भैया? ये कोएंजाइम है। समझ में आ रही बात?
यहां तक कहानी बताओ समझ में आए कि नहीं है, क्लियर है। अभी जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, इसमें से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक फॉस्फेट हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉस्फेट। अब जो तुम फॉस्फेट हटाओगे तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा, उस फॉस्फेट को कौन पकड़ेगा, एडीपी पकड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, एडीपी भरे पड़े हैं ना यहाँ पे। तो एडीपी क्या करेगा, इस जगह पर आकर के, इस जगह पर एडीपी क्या करेगा, एक फॉस्फेट को पकड़ेगा और किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एटीपी के अंदर। ध्यान से देखिएगा, ऊपर कितनी एटीपी खर्च करके आ चुके हैं आप, 2 एटीपी। अब बनना स्टार्ट हो गई ना, अब कितनी एटीपी बन गई तुम्हारी यहाँ पर, एक एटीपी बनी। अरे बनी कि नहीं बनी, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एक एटीपी बनी। अच्छा, पागल के साथ साथ क्या बना था, धब भी तो बना था, कहां गया, अबे कहां गया था, ये रहा धब बना था, धब। ये धब भी तो पागल में कन्वर्ट होगा, फिर एक एटीपी उस पागल से बनेगी। तो यहां पर इस स्टेप में कितनी एटीपी बनेगी भाई, ओवरऑल 2 एटीपी। अरे बनेगी नहीं बनेगी, ध्यान सुनोगे। तो 2 जो खत्म थी 2 बन गई, यहां तो बैलेंस आ गया, नेट लॉस 0। चलिए, ये क्या बना था आपका, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। पोजीशन चेंज करी, म्यूटेशन कराया, तो 3 से क्या बना आपका, 2 करा तो क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ध्यान सुनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा आपका, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आपका बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ये काम के दौरान यहां से क्या निकलेगा, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सर 2 क्यों है, एक पागल से एक पानी का मॉलिक्यूल, फिर धब पागल के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर एक पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, वहां से निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पानी का रिमूवल यहां पर होता है जहां पर फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, और बाद में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर से ये जो बचा हुआ फॉस्फो है ना, इसे भी क्या करके बाहर निकाल देते हैं, समझ में आ रही बात। और इसको बाहर निकालने के लिए अगेन क्या यूज होगी, यहां पर एटीपी का इस्तेमाल बनेगी ना। तो एडीपी क्या करेगी, एडीपी में ये फॉस्फो आकर के जुड़ेगा और क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। मतलब क्या हुआ कि एक पागल से एक एटीपी बनेगी, तो धब पागल में कन्वर्ट होगा, वो पागल से फिर क्या बनेगी, 2 एटीपी। तो इस स्टेप पर यहां पर कितनी एटीपी बनेगी, 2 एटीपी बनेगी। तो टोटल कितनी एटीपी बन रही है भाई, टोटल 4 एटीपी बन रही है। खर्चा कितने एटीपी का हो रहा, 2 का। ऊपर हुआ था ना 2 एटीपी का खर्चा पहले तीसरे में, तो नेट गेन कितने एटीपी का हुआ आपके, 2 एटीपी का, 2 एटीपी का। उसके अलावा 2 एनएडीएच बने कि नहीं बने, बने नहीं बने, और 2 मॉलिक्यूल आपके क्या बनते हैं, आपके पायरुविक एसिड के बनते हैं। ये कहानी समझ में आई कि नहीं है। तो ये था हमने सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा कि एटीपी का लेन देन क्या है। अब थर्ड स्टेप में सिंपल सा फंडा रह गया एंजाइम का। समझ में आ रही बात। अब बस हमें एंजाइम देखने किस जगह पे क्या काम करना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा, देखो बेटा, जब भी आपकी एटीपी बनेगी या एटीपी टूटेगी, एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है काइनेज। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, जब भी आपकी एटीपी बनेगी या एटीपी टूटेगी, एक एंजाइम काम करेगा, एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज। कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान सुनेगा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, है ना। तो एटीपी टूटेगी, टूट रही, तो एंजाइम क्या हो गया, काइनेज। लेकिन ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, इसलिए उस एंजाइम का नाम क्या रखा हमने, हेक्सोकाइनेज। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है, सबसे पहला एंजाइम। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज। क्या हुआ यहां पर, आइसोमर में कन्वर्ट हुआ। आइसोमर में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, आइसोमरेज। क्या नाम है भैया इसका, आइसोमरेज। तो उस दूसरे एंजाइम का नाम यहाँ पर क्या है, उस दूसरे एंजाइम का नाम है यहाँ पर आइसोमरेज। कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हुआ होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। यानी अगेन यहाँ पर क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन। तो अगेन यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, काइनेज करेगा। अभी ध्यान सुनेगा, तो यहाँ पर कौन सा करेगा, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। यानी काइनेज एंजाइम क्या है, फ्रक्टोज के अंदर फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कराएगा। समझ में आ रही बात। तो उसको हमने क्या नाम बोला, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज का नाम दिया। समझ में आ रही बात। अब ये जो आपका फ्रक्टोज है, ये टूटेगा किसके अंदर, 2 पार्ट के अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, और किसके अंदर टूटेगा भैया, आपके ये धब के अंदर टूटेगा। तो यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा भाई, आपका एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा। समझ में आ रही बात। अब ये जो आपका यहां पर बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा, 1,3 फॉस्फोबिस ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर होगा। अब ध्यान सुनेगा, यही तो वो स्टेप है जहां पर क्या हुआ था, वो हुआ था, रिडक्शन हुआ था। अरे हुआ था नहीं हुआ था, यही वो स्टेप है जहां पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ था। हाइड्रोजन के लॉस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन बोलते नहीं बोलते हैं। और उस काम को कराने वाले एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम है भैया, डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। उसके अलावा धप को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसके अंदर। अगेन ये एक दूसरे का आइसोमर है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा भाई, आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। ज्यादा डीप में याद करने की जरूरत नहीं, केवल इतने नाम याद कर लो, काफी है। ठीक है। उसके बाद में जो आप
आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, किसमें कन्वर्ट हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, देखो एक एटीपी अगेन यहाँ से एक मतलब रिमूव हुआ भाई, एक फॉस्फेट रिमूव करा, तो रिमूव करने में कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर काइनेज, और प्रोडक्ट क्या बनना हमारा, फॉस्फोग्लिसरेट बनना। तो इसलिए उस एंजाइम का नाम क्या आ गया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ध्यान दीजिएगा, जब एटीपी टूटेगी तो जो एटीपी टूटेगी तो ना जो ध्यान सुनिए, यहाँ पे एटीपी टूट रही थी तो ऊपर वाला को हमने क्या रखा था, फोकस में रखा था। यहाँ पर एटीपी बन रही है तो एटीपी बनने का जो नीचे वाला नाम है हेक्सोकाइनेज के साथ में हम वो नाम रखते हैं। ठीक है, इतना डीप आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे मैंने आपको बता दिया। 3-फॉस्फोग्लिसरेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। मैंने बोला म्यूटेशन हुआ तो एंजाइम कौन सा काम करेगा, म्यूटेज एंजाइम काम करेगा। फॉस्फोग्लिसरेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर करेगा, तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, इनोलेज काम करेगा। और ये आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड के अंदर। अगेन यहां से क्या होगा, एटीपी बनेगी, एटीपी बनने के दौरान क्या यूज होगा, एंजाइम काइनेज, और क्या बना रहा है, पायरुविक एसिड, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट काइनेज के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ रही बात, ये सारे के सारे भाई मेरे एंजाइम है जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिए, बता दिए। क्लियर है, ये अब आप देख सकते हैं कि ये हेक्सोकाइनेज है, आइसोमरेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, एल्डोलेज है, G3P डिहाइड्रोजिनेज है। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, जो आपका G3P है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। उसके बाद में फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज है, खाली म्यूटेज भी आप लिख सकते हैं। ये इनोलेज आ गया, और ये आपका पायरुवेट काइनेज आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये अलग अलग आपके एंजाइम है। जब आप बार बार करोगे ना तो बार बार आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगी, चीजें याद हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं कंबाइन बता दूं, तीनों चीजें। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरिलेशन हुआ तो एटीपी टूटी किसके अंदर, एडीपी के अंदर। 6 कार्बन है, एटीपी टूटने के लिए वर्ड यूज आया एंजाइम का काइनेज। 6 कार्बन की शुगर को तोड़ा है, मतलब 6 कार्बन की शुगर पे काम किया है, तो उस एंजाइम का नाम क्या आ गया, हेक्सोकाइनेज आ गया। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, तो उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नाम हुआ। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 1,6-बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगेन एक एटीपी टूटी, एक एटीपी टूटने में क्या हुआ, यहाँ पर काइनेज वर्ड यूज आया। समझ में आ रही बात, लेकिन वो काइनेज जो एंजाइम किस पे काम किया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट पे काम किया, इसलिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इस एंजाइम का नाम आया। फिर यहाँ से एल्डोलेज एंजाइम ने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाया, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाया, और ये दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, आइसोमेरेज है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, जो एंजाइम यहाँ पर काम करेगा उसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। केवल यही एंजाइम याद रखिएगा, ट्राइफॉस्फेट वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या बनेगी, एटीपी बनेगी, तो एटीपी बनने में काइनेज होगा, और क्या बना रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट है, तो वही हम यहाँ पर पहले लगा देंगे, फॉस्फोग्लिसरो काइनेज उस एंजाइम का नाम आ गया। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में म्यूटेशन होकर के 2 आया, तो एंजाइम का नाम केवल म्यूटेज याद रखना है। समझ में आ रही बात। उसके बाद में ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कौन सा एंजाइम काम आएगा, यहाँ पर इनोलेज आएगा, और लास्ट में आपके एटीपी बनेगी, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। काइनेज एंजाइम काम करेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, पायरुवेट काइनेज उस एंजाइम का यहाँ पर नाम होता हुआ हमको नजर आएगा। ठीक है, ये वही सेम सारी चीजें जो कि आपको यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बता दिया। अब देखो शुरुआत के पहले और तीसरे में ध्यान सुनिएगा, पहले से लेकर के चौथे 5वें तक 4 तक के यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी का खर्चा हो रहा नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलते हैं पे इन फेज या प्रिपरेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 6ठे से 5वें से लेकर के 10वें के बीच में एटीपी बनती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पे ऑफ फेज के नाम से जाना जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी कि आपका जो पहला स्टेप है, एक ये दूसरा, ये आपका तीसरा, और एक लास्ट वाला 10वां, केवल ये प्रोसेस क्या है आपके इरिवर्सिबल है, बाकी सारे प्रोसेस क्या है आपके रिवर्सिबल है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर गलती कर रखी है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। अरे भाई ठीक है, चलिए अब ये मेरे किताब का डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैंने वही कहा कि पहला स्टेप इरिवर्सिबल है, फिर तीसरा आ गया, और फिर क्या आ गया 10वां। बाकी सब पे मैंने क्या लगा रखा, एरो लगा रखा। देखो यहाँ पे भी इधर एरो ये लग रहा है ऊपर को। ठीक है, ये तो है ही ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में फॉस्फोराइलेशन हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करेगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। किसमें काम करेगा, आइसोमरेज में। समझ में आ रही बात। देखो वहां पे तो पूरे नाम है ना, लेकिन जितना जरूरी है उतना लिखेंगे। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, तो फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज या फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। इसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के अंदर, और ये आपका यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा भाई, एल्डोलेज। एल्डोलेज से क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम किएगा, डिहाइड्रोजिनेज, जिससे क्या बनेगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। इससे क्या होगा, इससे बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अगेन यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका बेसिकली काइनेज एंजाइम काम करेगा, और फॉस्फोग्लिसरेट वाला काइनेज एंजाइम काम करेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में म्यूटेशन होगा तो म्यूटेज काम करेगा, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इनोलेज काम करेगा, और लास्ट में पायरुविक एसिड
काइनेज एंजाइम यहाँ पर आपका काम करता हुआ नजर आएगा। ये इतनी सारी मल्टीपल फॉर्म है भाई, मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया, करा दिया। अब कंफ्यूज होने की और घबराने की यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह से कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आपको क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस जगह पर आपका क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब ग्लाइकोलाइसिस में पर खत्म करता हूं, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, 3 और 10 क्या है आपका, इरिवर्सिबल है। पहले और तीसरे स्टेप में एटीपी लूज होगी। कितनी एटीपी लूज होगी? 2। 7वें और 10वें में 4 एटीपी बनेगी। भाई पागल से बनेगी ना, पागल की 2, फिर धब कन्वर्ट होगा और डायरेक्ट एटीपी बनने को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपके ग्लाइकोलाइसिस में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो आंसर है 4 एटीपी। समझ में आ रही बात? एक होता है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो काम हुआ था फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। एक था आपका सबस्ट्रेट जिसमें डायरेक्ट बनती है, और एक था आपका इनडायरेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में छठे स्टेप में क्या बनेगा, NADH2 की फॉर्मेशन होगी। अरे होगी नहीं होगी? पहले से 5 को हम पे इन या इन्वेस्टमेंट फेज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर खर्चा ही खर्चा होता है। 6 से 10 तक के पे ऑफ होगा, रिकवरी फेज होगा। अब आप इनकम करनी स्टार्ट कर देते होगे। 5वां स्टेप में कोई एंजाइम यहाँ पर यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? और जो आपका थर्ड स्टेप है ना, वो क्या है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सा होता है भैया आपका, फ्रक्टोज। अबे वो तो है, लेकिन थर्ड कौन सा है? थर्ड है, बताओ। ग्लूकोज से क्या बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला स्टेप। दूसरा क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तीसरा क्या आया, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यानी कि जितनी तेजी से फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, उतनी तेजी से ग्लाइकोलाइसिस पूरा होगा। तो वो स्टेप क्या है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। स्लोवेस्ट स्टेप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए टोटल फॉर्मेशन यहां पर क्या हुई, छठे स्टेप में 2 NADH की फॉर्मेशन हुई, है ना। एनसीईआरटी बोलती है कि NADH प्लस H पॉजिटिव। और तुम्हें पता मेरे तो बहुत बुरी खाज है इस चीज को लेकर, मुझे नफरत है ऐसी चीजों से। समझ में आ रही बात? मैंने तो NADPH2 को भी NADPH2 नहीं बोला था। बोला था क्या बोला था? NADPH। भाई मेरा एग्जैक्ट वही है, समझ में आ रही बात? लेकिन वो है कि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिखा रहे। 4 एटीपी बने थे। कहां बने थे? स्टेप 7 में 2 और स्टेप 10 के अंदर 2 बने थे। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड लास्ट में यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये तो क्या था, हमारा बना था। अच्छा, खर्चा कितने का हुआ था? हाँ ये देखो, ये तो मीम जानते हैं, ये तो मीम से वाकिफ होंगे, आप नहीं होंगे। ठीक है, कि गमोरा होती है, थैनोस उसे गड्ढे में डाल लिया गया, तो वो थैनोस से बोलती है उसका बचपन वाला फॉर्म, कहने लगा भैया कि क्या आपने वो हासिल कर लिया? कहने लगा हाँ हासिल कर लिया। व्हाट डिड इट कॉस्ट, क्या कीमत अदा करी? तो बोलता है, कहने लगा मैंने तुम्हारी कीमत, यानी अपनी जो सबसे कीमती चीज है, तुम मेरी बच्ची, तुम अदा किया। तो बस उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर क्या है कि डिड यू ब्रेक डाउन ग्लूकोज? ग्लाइकोलाइसिस बोलता है यस। फिर बोलते कहने लगा व्हाट डिड इट कॉस्ट, कितना खर्चा आया? वो बोलता है 2 एटीपी का। आ रही बात समझ में? तो कितना खर्चा आया ग्लाइकोलाइसिस में? 2 एटीपी का। बनी कितनी टोटल? 4। और क्या बना? 2 NADH। और क्या बना? 2 पायरुविक एसिड। तो 4 एटीपी बनी, 2 खर्च हुई। नेट कितनी बची भाई? नेट बची 2। तो नेट के 2 एटीपी का, 2 NADH2 का और 2 क्या आया? पर अब घबरा मत जाना, पर तुमने पीछा NADH, कोई बात नहीं यार, समझ में आ रही बात? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात है? तो अल्टीमेटली यहां से क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। क्या अब तुम स्टेप बता सकते हो बिना देखे? बता सकते हो? कोशिश करेंगे यार, क्या होगा ज्यादा नहीं बताया जाएगा, गलत थोड़ी हो जाओ कुछ, फिर कोशिश करेंगे। चलो, सबसे पहले, उसके बाद बोलता नहीं, साहित्य बोल ले, तू भी बोल ले। नहीं तू बोल रहा ही तू नहीं, अब के नहीं बोल रहा, अब के मैंने देख लिया तुझे। सबसे पहले ग्लूकोज के बाद, उसके बाद, वेरी गुड, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उसके बाद धप और पागल, उसके बाद पागल का क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ? 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। उसके बाद वेरी गुड भाई, एक फॉस्फेट गायब होगा ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ना हो, तो इसके बाद क्या होगा? म्यूटेशन, 3 से क्या बनेगा? 2, वेरी गुड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा, और एट लास्ट क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। अब वो जो पायरुविक एसिड बना ना सर, उस पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, फेट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि सेल की नीड क्या है। हमारी बात समझ, क्या बोला मैंने कि वो जो आपने पायरुविक एसिड, समझ रहे नहीं समझ रहे, उसकी नीड क्या है? तो ध्यान सुनिएगा, जो अलग अलग सेल है ना, जो हमारी अलग अलग सेल है,
वो पायरुविक एसिड को यूज कर सकती है भैया तीन अलग अलग तरीके से। कितने तरीके से भैया? तीन अलग अलग तरीके से क्या कर सकती है भैया? उसका यूज कर सकती है। सबसे पहला यूज क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहला क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, यानी पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड बनाने में यूज कर देंगे। एग्जांपल देता हूं मैं, आपकी बॉडी के हर एक सेल में पायरुविक एसिड तो बनेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप जब वर्कआउट करते तो आपकी मसल्स अकड़ने लग जाती हैं, है ना? अकड़ रहे यार आज तो हाथ, कारण प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण वहां पर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक होता है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दारू बनाने वाला काम। और एक तीसरा है कि वहां पर क्या मिल जाए? ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई। सर अगर ऑक्सीजन की इम्प्रॉपर सप्लाई है, नहीं है, तो ये होगा, और अगर प्रॉपर सप्लाई है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहां पर ग्लूकोज ही कंप्लीटली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज, यानी पायरुविक एसिड कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये दोनों ही क्या है? आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? और फर्मेंटेशन कहां होता है? कि बहुत सारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल के अंदर नेचुरली फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब होगा क्या? अभी हम पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा ना। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है केवल और केवल जो एनारोबिक में यही होगा। समझ में आ रही बात? यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं स्टेप की बात करूं तो सिंपल क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या? फर्मेंटेशन, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? जबकि एरोबिक के अंदर लंबा प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस आया, अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस के बाद में चलेगा यहाँ पर क्रैब साइकिल। क्या चलेगी जी? क्रैब साइकिल के बाद में चलेगा यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, यानी कि उसी के दौरान वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा, और ईटीएस के दौरान यहाँ पर क्या होगा? वहां से आपके एनर्जी क्या होगी? बेसिकली रिलीज होगी। तो बहुत लंबा छोटा सिस्टम है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या है? बहुत छोटा सा सिस्टम है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि एनारोबिक के अंदर केवल और केवल कौन सी प्रोसेस चलती है? आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलती है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, इसीलिए सभी टाइप के सेल्स के अंदर आपको ग्लाइकोलाइसिस होता हुआ नजर आएगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल के अंदर क्या कर गया? एंटर कर गया, और वो क्रैब साइकिल कैसे चलता है, कहां चलता है, क्या क्या होगा, सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखने वाले हैं। कल मैं आपको सबसे पहले मेरे याद दिला देना, कुछ कोएंजाइम्स हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, उन कोएंजाइम्स के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। जैसे NADH क्या है, NADH2 क्या है, FADH क्या है, FAD क्या होता है, FADH2 क्या होता है, FMN क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे भैया? कल की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद है आपके यहाँ तक ये कहानी समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात भाई? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अपना जाके आज ही रिकॉल कर लियो तो फायदे में रह जाओगे। इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। कितनी